नमस्कार, न्यूज प्लस आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, बने रहिए न्यूज प्लस आपकी आवाज के साथ। नमस्कार। आज हम हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके की एक ज़मीनी हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश हैं जहां एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए जो ज़मीन ली गई उस पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विवाद की जड़ क्या है। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये विवाद सिर्फ पैसे का नहीं है, मतलब ये प्रक्रिया का भी है। प्रक्रिया का। हाँ। एक तरफ 2013 का केंद्रीय भूमि अधिग्रहण कानून है और दूसरी तरफ एक सहमति मॉडल जिसे कथित तौर पर किसानों पर थोपा गया। अच्छा, तो विवाद का केंद्र है सामाजिक कार्यकर्ता तेजपाल इंजीनियर जी, उन्होंने ही पूर्व बीजेपी विधायक अभय सिंह यादव पर ये आरोप लगाए हैं। मामला बसीरपुर, तलोट और छिलरो गांव के किसानों से जुड़ा है। ठीक है, तो अब जरा मुआवजे का गणित समझते हैं। ये जो सहमति मॉडल है, इसके तहत किसानों को कितना मिला? इसके तहत उन्हें मिले 30 लाख रुपए प्रति एकड़। सिर्फ 30 लाख? और अगर 2013 के कानून से अधिग्रहण होता तो ये रकम लगभग 65 लाख रुपए प्रति एकड़ होती। यानी सीधा सीधा 35 लाख का फर्क। जी। आरोपों के मुताबिक किसानों की आपत्तियों को मतलब पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। न कोई व्यक्तिगत सुनवाई हुई, न ही आपत्तियों को खारिज करने का कोई लिखित आदेश दिया गया। दावा तो यही है कि बेहतर मुआवजे का एक तरह से झांसा देकर हस्ताक्षर करवाए गए। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? बिल्कुल। जय किसान आंदोलन के नेता अजय राव ने यही सवाल उठाया है। क्या सवाल उठाया उन्होंने? उन्होंने पूछा कि अगर प्रक्रिया निष्पक्ष थी तो किसानों को दोनों मॉडलों के बीच मुआवजे का जो अंतर था वो साफ साफ क्यों नहीं बताया गया? सही बात है। एक कागज पर लिख के क्यों नहीं दिया गया? और इन आरोपों के घेरे में कौन है? क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम है? नहीं, आरोपों में सीधे तौर पर तत्कालीन भाजपा विधायक अभय सिंह यादव का नाम तो लिया गया है और ये भी कहा गया है कि ये पूरी प्रक्रिया उनकी साजिश के तहत हुई। अच्छा। पर इसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें उस समय के सांसद और उपायुक्त के भी शामिल होने का जिक्र है। ओहो, इसका मतलब तो ये है कि आरोप केवल एक व्यक्ति पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर सवाल उठा रहे हैं। जी, पूरी मशीनरी पर। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? हमारे सामने एक बड़े विकास प्रोजेक्ट की तस्वीर है जिस पर स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचाने और एक खास मॉडल को जबरदस्ती लागू करने के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल। और अब पूरा मामला प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। और ये मामला एक जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? जब किसी क्षेत्र के विकास के लिए जमीन की जरूरत होती है तो उन लोगों के लिए उचित सौदे की असली परिभाषा क्या होनी चाहिए जो अपनी आजीविका छोड़ रहे हैं? बहुत जरूरी सवाल है। और ये परिभाषा तय करने का हक आखिरकार किसका है? इसका मतलब क्या है? अगर ये सहमति थी तो इनको ऑब्जेक्शन डालने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सीधा सीधा मतलब यह है, यह दस्तावेज ये साबित करता है कि यहां जो सहमति ली गई, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से साइन करवाया गया, यह पूरे तरीके से फ्रॉड था। एक दबाव बनाकर सोची समझी रणनीति थी और कहीं ना कहीं फायदा उठाने की एक कोशिश थी। किसानों की जमीनों का रेट कम तय करके किनको फायदा मिला, अभी मैं आगे उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यहां पर सवाल उठता है, जब रेट नेगोशिएशन कमेटी बनी तो उस 6 सदस्यीय कमेटी में एमएलए साहब नांगल चौधरी के डॉक्टर अभय सिंह यादव जी प्रमुख भूमिका में थे, लेकिन किसानों का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं था। उसमें एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। यही अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि किसानों के साथ किस तरीके से छल हुआ है। तो जब 2013 का कानून लागू था तो किसानों को यह बताना चाहिए था कि आपकी जमीनें, हम सहमति मॉडल से आपको इतना मुआवजा मिलेगा लेने पर और 2013 के कानून के अनुसार इतना मिलेगा। उनको यह बताना चाहिए था कि 2013 के अनुसार आपको 66 से 78 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा और इसके हिसाब से आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। यह स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। ये फैक्ट्स को कंसील्ड करने का, तथ्यों को छुपाने का, फ्रॉड फॉर्जरी में जिन लोगों ने यह किया है उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन पर एक बड़ी इंक्वायरी खुलनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, आगे इसमें एक और उदाहरण देना चाहता हूं। तुलनात्मक उदाहरण से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। बसीरपुर, तलोट, घाटा शेर से आगे कुछ गांव पड़ते हैं, नारेडी और छिलरो। उनकी जमीन अधिग्रहण की गई। उनकी जमीन अधिग्रहण की करने पर नारेडी के ग्रामीणों को प्रति एकड़ 83 लाख रुपए मुआवजा मिलता है और वहीं लॉजिस्टिक हब प्रकरण में सिर्फ 30 लाख। ये कैसे हुआ मैं भी समझाता हूं।
वो जो 83 लाख लिया गया वो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार लिया गया, जिसकी कैलकुलेशन अभी पत्रकार साथियों में आपसे साझा कर रहा था कि पहले कलेक्टर रेट डिसाइड होता है, फिर उसका 1.5 से 2 गुना गुणक को एड ऑन किया जाता है, फिर 100% सोलेटियम किया जाता है। तो जब उनको इतना मुआवजा मिला, छिलरों में भी बहुत सम्मानजनक और उचित मुआवजा मिला है, तो यह बसीरपुर, तलोट और घाटाशेर के ग्रामीणों के साथ ये छल क्यों, ये धोखा क्यों? और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वो पहले से इस चीज को जानते थे कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू है, इसके बावजूद उन्होंने ये साइन करने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए जोर दिया, जो अपने आप में एक फ्रॉड था। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि विधायक की भूमिका केवल कन्वीनिंग तक होनी चाहिए, मतलब वो किसानों को कन्वीनिंग की भूमिका में होने चाहिए, लेकिन यहां पर रेट तय करने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। रेट तय करना, रेट थोपना, किसानों के ऑब्जेक्शंस न सुने जाना, किसानों के ऑब्जेक्शंस को न तो सुनवाई करना, न खारिज करने का कोई लिखित आदेश, और इग्नोर कर देना, यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो चोरी तो जमीन का रेट तय करने की प्रक्रिया में बंद कमरों में उस रेट नेगोशिएशन कमेटी द्वारा हमें पूरा अंदेशा है, और हायर ऑफिशियल्स और बड़े बड़े लोगों द्वारा पहले ही तय कर दी गई, 2013 के कानून के साथ फ्रॉड कर दिया गया। ये सबसे बड़ी चोरी है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरी खास तौर से इस बात पर यह कहना है कि जो किसान साथी जो कोर्ट में गए, उन तमाम साथियों के मेरे पास कई बार फोन कॉल्स आते रहे, भाई साहब हमें इतना मुआवजा मिला। मैं उनको बार बार प्रेरित करता रहा, और मैं सलाम करता हूं बसीरपुर, तलोट, घाटाशेर के उन किसान साथियों को कि उन्होंने हाईकोर्ट में जाने का काम किया। और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिएगा साथियों, मैं यहां पर हाईकोर्ट का जजमेंट आपको बताना चाहता हूं। यह हाईकोर्ट का जजमेंट है, और इस जजमेंट की जो डेट है वो है 26 सितंबर 2024। हाईकोर्ट ने साफ कहा, हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया, और सरकार को कहा कि जब 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू था तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को आपने क्यों नहीं अपनाया। उसके सेक्शन 26 से 32, जो उसका एक एक सेक्शन, जिसमें कलेक्टर रेट की, फिर गुणक की, फिर वो सोलेटियम की बात कर रहा था, जो कैलकुलेशन 66 से 80 लाख बैठती है, उसका क्यों पालन नहीं किया गया, उस पर सरकार को फटकार भी लगाई थी। और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं, शशि रंजन जी को जो इंटरव्यू देते टाइम डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि हम 2017 का कंसोलिडेशन एक्ट लेके आए। 2017 के कंसोलिडेशन एक्ट की जो मुख्य धारा थी, जो सेक्शन 7 था, उसको तो हाईकोर्ट ने एक तरह से अल्ट्रा वायरस बताया। देखिए आप देख सकते हैं, सेक्शन 7 देयरफॉर इज डिक्लेयर्ड एज द अल्ट्रा वायरस। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 2013 बाद में जब किसान कोर्ट गए, अच्छा 2017 के कानून की कहानी बड़ी मजेदार है। जब 2013 का कानून नहीं लागू किया गया और इस पेज पर साइन करवा लिए गए और 30 लाख रुपए प्रति एकड़ बंद कमरों में तय कर लिया गया, उसके बाद जब किसान कोर्ट में जाते हैं तो ये 2017 का कानून लेके आते हैं, उनको नोटिस देते हैं कि आपको जमीनें लेनी पड़ेंगी। और 2017 के बाद 2020 फिर उसमें अमेंडमेंट, तमाम तरह की प्रक्रिया की, लेकिन 2024 के जजमेंट ने उन सब कानूनी, जो एक तरह से किसान को रोंदने के लिए जो साजिशें कानूनी कर रहे थे, यह भाजपा सरकार, उसको एक तरीके से उन्होंने उजागर कर दिया और कहा कि सेक्शन 7, और इसमें मैं देखो कोर्ट की लैंग्वेज में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरे बहुत सारे वकील साथियों से संपर्क है, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, बहुत सारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर, एनजीटी के बहुत सारे लॉयर। मैं जो बात बोल रहा हूं वो पूरी तथ्यपरक, तर्क संगत और पूरा विश्लेषण के आधार पर बोल रहा हूं। इसका जो इसमें जो लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि सेक्शन 7 therefore is declared ultra virus, article 14 of the Constitution of India, insofar as the method of the determination of the market value, amount of compensation, parameters to be followed for award of compensation, interest and solatium, benefit of rehabilitation, resettlement are invised under section 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 of Land Acquisition Act 2013। इसका मतलब क्या है? ये जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट है, जो मैं आपको 2013 कानून बता रहा था कि पहले कलेक्टर रेट डिसाइड होता है, फिर उसका गुणक होता है 1.5 से 2 गुना, उसको एड ऑन किया जाता है, फिर सोलेटियम, और फिर अगर रेट में देरी होती तो 12% एक्स्ट्रा दिया जाता है। और जो जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट की व्यवस्था की जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं ये जो कानून है, ये जो सेक्शन है 2013 के उस एक्ट में, इसको R&R के नाम से प्रचलित है। आप किसी वकील से पूछ सकते हैं। इसका मतलब है पुनर्स्थापन एंड
निवास, पुनर्वास। पुनर्वास इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने खेतों में मकान बनाए हुए थे उनको, किसान को जमीन का भी मुआवजा मिले, साथ साथ मकानों के भी पैसे मिले। आपको जानकर रोज बड़े आश्चर्य होगा कि बेचारे वो राजावाड़ी ढाणी के बहुत सारे किसान जिनके मकान बने हुए हैं, वो आज भी मकानों के पैसे के लिए तरस रहे हैं। उनको मकानों का पैसा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि 2013 के एक्ट के अनुसार तो भूमि अधिग्रहण की ही नहीं गई, डायरेक्ट रजिस्ट्रियां करवाई गई है। ये डायरेक्ट फ्रॉड किया गया है। अब इस मुद्दे पर मैं मीडिया के साथियों से अपील चाहता हूं। मेरी आप सब लोगों से अपील है, इस लॉजिस्टिक हब की लड़ाई को सियासी लड़ाई न बनाएं। हम आज भी इस बात को कहते हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल में नहीं। कांग्रेस का हम विरोध करते हैं, योगेंद्र यादव जी के सिपाही हैं।